देखो, हमने दो तरह के मिरर पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा कॉनकेव मिरर और दूसरा हमने पढ़ा कॉन्वेक्स मिरर। हमने कॉनकेव मिरर के रूल्स समझे इमेज फॉर्मेशन के और फिर हमने इमेज फॉर्मेशन कराए। हमने कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स समझे और उनके इमेज फॉर्मेशन कराए। अब हम थोड़ी सी उससे आगे की बातें करने वाले हैं आज। तो हम मिरर फॉर्मूला की अगर बात करें तो मिरर फॉर्मूला से पहले एक बार मैं फटाफट से आपको साइन कन्वेंशन रिवाइज करा देता हूं। हालांकि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फटाफट से क्या साइन कन्वेंशन, ठीक है, जिससे सारी चीजें याद आ जाएं। तो सबसे पहले मैं कॉनकेव मिरर की बातें करूंगा। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर ये आपके सामने स्क्रीन पर ये बन गया। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बना दी? ये प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। ये क्या है? पोल। और यहां पर कहीं क्या रहा होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये समझ आता है आपको? अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? ठीक है। और सेंटर और पोल के बीच में कहीं ना कहीं तो मिड पॉइंट रहा होगा, ठीक है। वो मिड पॉइंट क्या रहा होगा? फोकस। ठीक है। और फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या? फोकल लेंथ। क्या होता है? फोकल, फोकल लेंथ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब एक चीज और, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रखूं तो यहीं रखूंगा। मान लो कोई मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा ए बी, कहीं पर रखा मैंने, तो ये जो ऑब्जेक्ट मैंने रखा है इसकी ये क्या है? तो आंसर है हाइट। इसको किससे डिनोट कर रहा हूं? हाइट को किससे डिनोट कर रहा हूं? एच से। ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट की कहीं ना कहीं मान लो इमेज बनी होगी, तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लो यहां कहीं बना देता हूं। ये कुछ मान लो इमेज बन गई, ऐसा, सिर्फ एग्जांपल के लिए ये कुछ इमेज बन गई। ये जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनी है इसकी जो हाइट है उसको मैंने किससे डिनोट किया है? एच डैश से। ठीक है। अब बच्चों, ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं? यू से। और इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अच्छा, अब इन सब का आपको साइन कन्वेंशन चाहिए। कैसे करोगे? देखो, सुनो ध्यान से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? यू। बताइए कैसा लेकर चलोगे? हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इधर होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर होता है, ऊपर होता है पॉजिटिव और नीचे होता है, ऐसे होता है। और ये हमारा क्या है? ओरिजिन है। ऐसे ही होता है। ठीक है। अब अगर इधर की साइड में कोई भी डिस्टेंस होगी तो वो कैसी ली जाएगी? तो ऑब्जेक्ट इधर ही तो रखा है, तो कैसा लिया जाएगा? क्लियर हो गई ये बात आपको? ठीक है। अच्छा, इमेज डिस्टेंस बोलो। इमेज डिस्टेंस को किससे डिनोट करोगे? वी से। इमेज भी इधर ही बन रही है तो कैसा लेकर चलोगे? नेगेटिव लेकर चलोगे। ठीक है यहां तक? अच्छा, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट ऊपर की तरफ है ना? ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ है। ऑब्जेक्ट की हाइट तो ऊपर की तरफ कैसा होता है? तो कैसा लेकर चलोगे? पॉजिटिव। ये भी क्लियर है? फिर इसके बाद इमेज किधर बनी है? नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ बनी हो, नीचे क्या होता है? तो इसका मतलब इमेज हाइट, इमेज हाइट जो कि एच डैश से डिनोट की जा रही है, कैसी ली जाएगी? ये नेगेटिव पॉजिटिव कहां से आ रहा है? समझ में आ रहा है? इसको रटना, याद नहीं करना, बैठ के किसी दिन रटना पड़े। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। जो चीज इधर की तरफ रखी है, इधर जाएगी जो डिस्टेंस, वो कैसी? जो ऊपर जाएगी वो, जो नीचे जाएगी वो। बिल्कुल सिंपल है। तो हमारा ऑब्जेक्ट इधर रखा था तो नेगेटिव, इमेज भी इधर ही बनी है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर है
पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट इमेज की हाइट नीचे है नेगेटिव, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दीजिए, और जो रेडियस की अगर हम बात करें, रेडियस ऑफ कर्वेचर, मुझे पूरा लिखना चाहिए बट फिलहाल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। रेडियस इधर ही तो है और इधर है तो कैसा, फोकल लेंथ बताओ इधर ही तो है, तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव। ये क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो आंसर है सर ये साइन कन्वेंशन लिखा हुआ है। मतलब ये वो साइन लिखे हुए हैं जो आप मिरर फॉर्मूला में यूज करोगे, जो आप मिरर फॉर्मूला में, उसके बाद ही फिर आगे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। अगर आपने इन साइन को पढ़े बिना, लिखे बिना आपने कोई भी न्यूमेरिकल किया, आपका आंसर हमेशा गलत आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले साइन, साइन आपको याद होना चाहिए। इसको यूज कैसे करना है, इसको समझाने के लिए मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखा देता हूं, तो बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। साइन ये वाले क्लियर हैं, याद है अभी, साइन क्लियर है, याद सर ने बोलो, ठीक है। साइन अभी तो ये वाले याद है ना, इनको याद करने का क्या तरीका है सर, कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर के अंदर सिर्फ एक ही चीज पॉजिटिव होती है, वो क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती है, बाकी सब क्या लिया जाता है, बस इतनी सी बात याद रखनी है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखूंगा, उससे पहले, हाँ पोल तो एक पॉइंट है, वो कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अगर कोई बच्चा जानना चाहता है सर पोल को क्या लेंगे, तो पोल क्या है, पॉइंट, वो कोई डिस्टेंस नहीं है। हम यहाँ किसकी बातें कर रहे हैं, डिस्टेंस की, ठीक है। यानी कि पोल हमारे लिए क्या हो गया, ऑरिजिन, ऑरिजिन हो गया। ऑरिजिन का कोई साइन होता है क्या, नहीं। ऑरिजिन से इधर चलोगे तो प्लस, इधर चलोगे तो माइनस। अब यानी कि पोल से अगर मैं कभी इधर चला तो मैं क्या लेकर चलूंगा, और अब अभी तो फिलहाल सर आप सारा इधर लिया है आपने, तो क्या कैसा लिया मैंने, नेगेटिव। ये समझ आया आपको, ठीक है। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें मिरर फॉर्मूला की, मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, तो आंसर है 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। ये जो आपके सामने बोर्ड पर इक्वेशन लिखी हुई है, इसको प्यारे बच्चों कहते हैं मिरर फॉर्मूला, ठीक है। अब ये कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। कब, क्लास 10th के अंदर। लेकिन जैसे हम क्लास 12th के अंदर आएंगे तो हमारा बहुत लेना देना हो जाएगा इससे। हम ये जानेंगे कि ये कहां से आया। अभी सिर्फ क्लास 10th के अंदर हम सिर्फ ये जानते हैं कि ये जो लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं, बस। इसके अलावा ये नहीं जानते हम कि ये आया कहां से, यानी हम इसका कोई डेरिवेशन नहीं करने वाले, ठीक है। अच्छा, इसके बाद u क्या है यहां पर, देखो प्यारे बच्चों, u क्या है, ध्यान रखोगे, u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं। v क्या है, इमेज डिस्टेंस। और यहां पर f क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है यहां तक। अच्छा, एक खास बात और है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि यहां से लेकर यहां तक जो ये डिस्टेंस है, ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और C और P यानी इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है। यानी कि जो फोकल लेंथ होती है, यानी कि ये जो फोकल लेंथ है, ये रेडियस के हाफ के इक्वल हुआ, आया ना। फिर से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, और ये लेंथ फोकल लेंथ है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है इस कंप्लीट का क्या होगी, हाफ होगी या नहीं होगी, यस और नो, क्लियर है। तो यहां पर एक फॉर्मूला याद रखना, कौन सा वाला, ये वाला, कि जो फोकल लेंथ होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ के इक्वल होती है। ये बात ध्यान रखना। ये कौन के मिरर की बातें करी, कौन के मिरर के केस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, ये रेडियस है, और ये फोकस है, और ये फोकल लेंथ है, ठीक। तो ये क्योंकि मैंने कहा ये मिड पॉइंट है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि रेडियस का ये पार्ट क्या होगा, हाफ, और ये भी क्या होगा, हाफ।
तो यानी कि रेडियस जो होता है उसका हाफ कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, फोकल लेंथ। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनो, एक कोई मिरर है, ठीक है, उस मिरर की रेडियस है 30 सेंटीमीटर। बताइए उसकी फोकल लेंथ कितनी होगी? फोकल लेंथ कितनी हुई? उसका आधा हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि फोकल लेंथ क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, हाफ। कितनी आ गई? क्लियर है ये बात? ठीक, एक बार फिर से, एक कोई मिरर है, उस मिरर की फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। बताइए उसकी रेडियस कितनी होगी? उसकी रेडियस कितनी होगी? 20। कितनी? 20। फिर से मैंने कहा एक कोई मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 10 है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी? 20। उसका डबल होगी ना। कितना होगी? डबल। अब अगर आप ऐसे नहीं समझना चाहते हो तो आप फॉर्मूला लगाओ। हम जानते हैं कि F इक्वल टू क्या होता है? R/2। अब F कितना है? 10 और अपॉन में यहां पर 2 चल रहा है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। कितना हो गया? यानी कि अगर हमें रेडियस दे रखी हो और फोकल लेंथ निकालनी हो तो उसका क्या कर देते हैं? हाफ। लेकिन अगर हमें फोकल लेंथ दे रखी हो और मान लो हमसे उसने पूछा हो रेडियस कितनी होगी, तो हम उसका क्या कर देते हैं? डबल। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हालांकि आपको रेडियस निकालने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों सर? क्योंकि फॉर्मूले में आर है क्या? नहीं है। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? यानी कि वो क्वेश्चन में वो हमें रेडियस दिया करेगा, तो वहां से हम क्या निकाल लिया करेंगे? फोकल लेंथ, उसका हाफ करके। ये समझ आया? तो प्यारे बच्चों, एक रिलेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे मान लो जिसने भी इमेज फॉर्मेशन अच्छे से पढ़े हैं उसको ये बात समझ में आती होगी कि जब आप इमेज फॉर्मेशन कराते हो, ध्यान से सुनना बच्चों जो बात मैं आप बताने जा रहा हूं। ये एक कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, और यहां कहीं रहा होगा क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब मान लो मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखूं, मान लो कहीं पर, ठीक है, यहां रखा, यहां पर कहीं फोकस होता है, यहां मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा, तो उस ऑब्जेक्ट की कहीं ना कहीं इमेज बनेगी। वो जो इमेज बनेगी, क्या उसका साइज और ऑब्जेक्ट का जो साइज है क्या वो सेम होता है? किसी एक केस में सेम होता है, होगा। किस में होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में आपने कहा कि सर आप ऑब्जेक्ट को ऐसा करो, यहां रख दो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी बड़ी यहीं पर क्या बन जाएगी? इमेज बन जाती है। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में। कोई एक ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट है, कई बार आपने देखा है उसकी छोटी इमेज बनती है, बनती है। कोई एक ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट है लेकिन उसकी इमेज उससे बड़ी बनती है। मिरर क्या कर देता है? मिरर कई बार तो ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट को छोटा दिखाता है, वही मिरर उसको बड़ा दिखाता है। ये किस बात पर डिपेंड करता है? कि उसकी पोजीशन क्या है, कि उसकी हाँ या ना। मतलब आपको याद है जब हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे तो इमेज फॉर्मेशन के टाइम पर हमने ये देखा था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो इमेज कैसी बन जाती थी? सेम साइज। लेकिन उससे पहले कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखा था तो वो कैसी बनती थी? छोटी बनती थी ना इमेज। और इससे आगे अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देते थे तो इमेज कैसी बनती थी? बड़ी बनना स्टार्ट हो जाती थी। तो यानी कि सेम मिरर वही है, ऑब्जेक्ट भी वही है, लेकिन कई बार उसकी इमेज बड़ी बनती है और कई बार छोटी। ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वो ऑब्जेक्ट रखा कहां पर है? आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, आपने फोकस पर रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है, इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है, छोटा सा ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज बड़ी होकर आ रही है, मान लो 2 गुनी हो गई, मतलब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, मैं कहता हूं 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, कितने सेंटीमीटर का? 2 सेंटीमीटर का, और उसकी इमेज बनकर तैयार हुई मान लीजिए 6 सेंटीमीटर की। कितने की? अब ये जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कितने गुना है, कितने टाइम्स है? बताइए कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है सर। देखो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है और इमेज कितनी बड़ी बनी? 6 सेंटीमीटर की। तो कितने टाइम्स बनी है? 3 टाइम्स लार्ज। 3 टाइम्स लार्ज इमेज बनी है। ये जो मैं बार बार टर्म कह रहा हूं ना 3 टाइम्स,
इस 3 टाइम्स को थोड़ी देर के लिए मैंने कहना स्टार्ट किया कि ऑब्जेक्ट की इमेज मैग्नीफाई हो गई है। क्या हो गई है? मैग्नीफाई हो गई है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। ये कहना स्टार्ट किया तो उसके मैग्निफिकेशन की वैल्यू, उसके मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई है। कितनी? मैंने मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 लिखी। इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था, अब उसकी इमेज जो दिख रही है वो उसके कितने टाइम्स दिख रही है? 3 टाइम्स। 3 टाइम मैग्नीफाई हो गई है। ये मीनिंग है इस वर्ड का, मैग्निफिकेशन का। ठीक है, एक बार फिर से, मैंने किसी बच्चे को बोला कि मैग्निफिकेशन को m से डिनोट करते हैं और मैग्निफिकेशन की वैल्यू आई है 5, तो आप क्या समझ रहे हो इस बात से? मैं ये समझ रहा हूं या समझ रही हूं कि उसकी इमेज 5 टाइम्स बड़ी बनी है। ठीक है, अब एक बार फिर से, मैंने किसी बच्चे को कहा कि मैग्निफिकेशन का आंसर है 1/2। इस बात का क्या मतलब हुआ? हाँ, ऑब्जेक्ट का जो साइज था उसका इमेज का साइज कितना रह गया है? हाफ रह गया है। ये समझ आ रही है बात में? एक बार फिर से, मान लीजिए कहीं पर m की वैल्यू 3/2 है, तो आप इसे पढ़ोगे कैसे? पढ़ना सीखो। पढ़ना ये कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसके कंपैरिजन में इमेज का साइज, इमेज मैग्नीफाई हो गई है। कितने टाइम्स? या इसको अगर हम दूसरे तरीके से पढ़ें कि जो इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज का रह गया है। कितना? 3/2 टाइम। ऐसे, ठीक है। तो ये मीनिंग है किसका? मैग्निफिकेशन का। ठीक है, अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो मैग्निफिकेशन आपने कहा था कि सर ये ऑब्जेक्ट की हाइट का ये 3 टाइम हो गया है, तो आपने मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 तो लिखी वहां पर, कैसे निकाला आपने ये? वो आंसर 3 कैसे आया था आपका? तो आंसर है सर, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज के साइज को हमने क्या कर दिया? डिवाइड। क्या करा दिया? तभी तो आंसर 3 आया। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता होगा वो क्या होता होगा? तो आंसर है, मैं यहीं कहीं लिखता हूं, मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है वो होता होगा ऑब्जेक्ट की हाइट से, यानी किससे? h से डिवाइड कराना चाहिए। किसको? इमेज की हाइट को, यानी h डैश को। ठीक है, तो ये वाला टर्म भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना चाहिए। ये तो मैग्निफिकेशन का मीनिंग समझा दिया, लेकिन जब भी आप कभी बुक में पढ़ोगे या कहीं पर पढ़ रहे होगे तो वहां मैग्निफिकेशन नहीं लिखा होता है, वहां लीनियर मैग्निफिकेशन लिखा होता है। क्या लिखा होता है प्यारे बच्चों? तो लीनियर का क्या मतलब है? लीनियर का क्या मतलब है? बोलो बोलो। कोई एक चीज लीनियरली बढ़ रही है, एक कर्व में बढ़ रही है, यानी सीधा। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहो तो सीधा। ठीक है, तो इसका मतलब जो मैग्निफिकेशन हुआ है वो जैसा था वैसा ही लीनियरली हुआ है। मतलब जैसे मान लो ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर था, ऐसे ही तो था, स्ट्रेट था ना। तो इसकी जब इमेज बनी है तो वो इमेज भी कैसी है? स्ट्रेट लाइन। तो वो लीनियरली बढ़ रहा है, एक लेंथ की तरफ बढ़ रहा है, एक डायरेक्शन में बढ़ रहा है। ऐसा नहीं बढ़ रहा कि इमेज ऐसी बनी, नो। कैसी बनी? जैसा वो था ऐसा ही ये बन रहा है। ठीक है, तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप ये लेंथ देखते हो ना, ये लेंथ कैसी लेंथ है? लीनियर। ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो ऐसे ही जो इमेज बन रही है वो भी लीनियर बन रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नीफाई तो हुआ है, बट कैसा मैग्नीफाई हुआ है? लीनियर मैग्नीफाई हुआ है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन टर्म यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये समझ आ गया। अच्छा, अब एक चीज और है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि इसके साथ एक फॉर्मूला और है जो हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, मैंने आपके सामने बोर्ड पर 2 फॉर्मूले पहले से लिख दिए हैं, अब एक फॉर्मूला और आपने ऐड कर लिया, लीनियर मैग्निफिकेशन, h डैश अपॉन ऑब्जेक्ट, इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट। इसमें ना एक चीज और ऐड कर लेंगे हम, क्या? अपनी तरफ से, जो कि मैं ड्राइव नहीं करूंगा, केवल आप लोग याद रखेंगे। ये इक्वल होता है किसके? ऑल्सो लीनियर मैग्निफिकेशन ऑल्सो किसके इक्वल होता है?
v अपॉन यू। क्लास 12th में जब फिजिक्स करेंगे तो वहां पर मैं ड्राइव भी करके दिखाऊंगा इसको कैसे करते हैं, माइनस v अपॉन यू। ठीक है, बस याद करने का तरीका बना सकते हो। ये ऑब्जेक्ट की हाइट, सॉरी ये इमेज की हाइट है, तो यहाँ पर ये इमेज की डिस्टेंस लिखी हुई है। ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस लिखी हुई है, बट ये मिरर के केस में नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, जब हम इसका डेरिवेशन करते हैं तो नेगेटिव आता है ये। ओके, तो ये एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू है +1। लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी आई? +1। इस बात का क्या मीनिंग है? तो आंसर है, ध्यान सुनो, हम जानते हैं कि लीनियर मैग्निफिकेशन होता है इमेज हाइट, है ना, इमेज हाइट अपॉन में क्या? ऑब्जेक्ट हाइट, यही होता है। ठीक, अच्छा, लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, इधर क्या चल रहा है? इमेज हाइट, जिसको किससे डिनोट करते हैं? h डैश, और ऑब्जेक्ट हाइट को h से। अब ये h इधर 1 में मल्टीप्लाई हो गया, तो इधर क्या आ गया और इधर क्या आ गया? तो इस बात से आपको क्या समझ में आया कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट है और जो इमेज की हाइट है वो दोनों आपस में कैसी हैं? इक्वल। तो लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू +1 होने का क्या मीनिंग होता है? उनकी जो हाइट है वो कैसी हैं? इक्वल है। ये क्लियर है? ठीक, अब इसी चीज को इतना बड़ा ना करके मैं आपको एक और सिंपल सा टास्क देता हूं। m इक्वल्स टू कहीं पर लिखा हुआ है +2, बताओ इसको पढ़कर क्या आएगा आंसर? 2 टाइम्स है। कौन? इमेज की हाइट जो है वो 2 टाइम्स है, किसके? वो आएगा ही कैसे? देखो, अगर हम फॉर्मूला लिखें, m इक्वल्स टू क्या होता है? h डैश अपॉन, यही होता है। तो m की वैल्यू कितनी है? 2, और इधर h डैश अपॉन, ये h इधर लेकर आइए, 2h इक्वल्स टू क्या आया? अब इसको पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? इमेज की हाइट इक्वल है किसके? 2 टाइम्स किसके? ऑब्जेक्ट की हाइट के। ऐसे तो पढ़ोगे इसको। ये यहां से मैग्निफिकेशन का मीनिंग है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अच्छा, अब ये मैग्निफिकेशन से आपको जो न्यूमेरिकल में वो चीजें निकालने को देगा, वो क्या देगा? आपसे वो पूछेगा उसका नेचर बताओ। क्या बताओ? नेचर बताओ। नेचर बताओ मतलब वो वर्चुअल है या इरेक्ट है, रियल है या इन्वर्टेड है, ये वो बोलेगा। तो हमें कैसे पता चलेगा? और साथ में साइज के बारे में भी बताओ कि ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है या इमेज का साइज बड़ा है, ये भी निकालने के लिए बोलेगा। तो अब आप एक बात ध्यान से सुनना, मान लो कहीं पर लिखा हुआ है m इक्वल्स टू +2, तो इस बात का मतलब आपने कहा इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट्स के 2 टाइम्स है, बड़ी है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लिख रहा हो तो सोचो, m इक्वल्स टू -2 अगर लिखा हुआ है तो इमेज जो है वो अभी भी कितनी है? 2 टाइम। लेकिन ये वाली जो इमेज है वो जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही बन रही है, और ये वाली जो इमेज है जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसके अपोजिट बन रही है। यानी कैसी बन रही है? इन्वर्टेड, उल्टी बन रही है। ये समझ आया आपको? तो ये माइनस का साइन क्या दिखा रहा है? इन्वर्टेड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अच्छा इन्वर्टेड है तो फिर कैसी रही होगी? हमने जितने भी केस पढ़े हैं इन्वर्टेड के साथ क्या पढ़ा है? रियल। तो यानी कि नेगेटिव का साइन m इक्वल्स टू, अगर कभी भी नेगेटिव आ गया तो मैं समझ जाऊंगा क्या कि वो कैसा है? ठीक। और अगर मान लो सर m इक्वल्स टू पॉजिटिव लिखा हो तो हाँ, वर्चुअल इरेक्ट। क्यों? क्योंकि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही इमेज बनी होगी, और पॉजिटिव इमेज बन रही है, यानी हाइट ऑफ इमेज कैसी रही होगी? पॉजिटिव रही होगी, यानी इरेक्ट, और इरेक्ट है तो फिर कैसी रही होगी? वर्चुअल। तो इसका मतलब यहां पर हमें लिखना चाहिए इरेक्ट एंड वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, हमें यह पता चल गया
कि हम रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट कैसे बताएंगे एग्जाम में। अगर हमारा m का आंसर पॉजिटिव आ गया तो वर्चुअल एंड सॉल्व करके अगर आंसर नेगेटिव आ गया, ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी, नेचर की। मैंने आपको नेचर निकालना बता दिया सिर्फ साइन से, नेचर। लेकिन सर साइज के बारे में क्या, साइज के बारे में कैसे बताओगे? तो सुनो ध्यान से। अगर मैं ये कहूं कि m की वैल्यू, ध्यान सुनना, m की वैल्यू +2 आई है, या मैं सिर्फ अभी 2 लिखूं, ठीक है। कितनी आई है? 2, यानी +2 आई है, ठीक है। तो बताओ इमेज बड़ी होगी कि ऑब्जेक्ट? कौन बड़ा होगा? कैसे? 2 टाइम्स मैग्नीफाई हो चुकी है, ऑब्जेक्ट से 2 टाइम मैग्नीफाई हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान सुनना, और मैं कहूं अगर m का आंसर हाफ आया, तब वो हाफ हो गई है, यानी इमेज छोटी हो गई है। इमेज क्या हो गई है? ऑब्जेक्ट से छोटी हो गई है। तो छोटी का आंसर आपने कब बोला? जब हमारा m की वैल्यू 1 से कैसी है? लेस। ध्यान से सुनना, m = अगर मान लो 1 है, तो 1 का क्या मतलब होता है बोलो? सेम साइज। कैसा? सेम, यानी इक्वल साइज। इक्वल, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इक्वल साइज के हैं, ठीक है। ये तो इक्वल हो गया। इससे ऊपर आया तो इमेज बड़ी हो गई, और अगर इससे नीचे आया तो इमेज, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इफ अगर m की वैल्यू =1 हो तो h' और h दोनों आपस में कैसे होते हैं? ठीक। लेकिन मैं कहता हूं अगर m की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी हुई, तो कौन बड़ा होगा? इमेज बड़ी होगी, यानी कि आप कह रहे हो कि जो h' है वो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, किससे? लेकिन अगर मान लो m की वैल्यू लेस हुई 1 से, लेस हुई 1 से लेस हुई, इसका मतलब इमेज क्या बन रही है? अब छोटी बन रही है। छोटी बन रही है तो इसका मतलब h' जो है वो क्या हो चुका है? लेस। किससे? ऑब्जेक्ट की हाइट से, ठीक है। तो ये 3 रूल हैं जो हमें बता देंगे किसके बारे में? साइज के बारे में। मतलब मान लो m का आंसर 0.67 आया, ये जो नंबर बोर्ड पर लिखा हुआ है ये 1 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है। अगर 1 से छोटा है तो यानी कि h' क्या होगा? छोटा होगा। किससे? तो पता चल गया आपको, स्मॉल साइज लिख दोगे, ठीक है। मैं एक बार फिर से लिखता हूं, कहीं पर सॉल्व करते वक्त मेरी m की वैल्यू 3.5 आई, यानी इमेज क्या है? लार्जर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एक बार फिर से, यानी इससे आपको समझ क्या आ रहा है? क्या लिखोगे एग्जाम में? इमेज छोटी होगी देन ऑब्जेक्ट। बस, तो आप देखो साइज निकालना सीख गए। और अगर मैं यही कह रहा हूं, इसी में अगर मेरा आंसर मान लो ऐसा आ रहा हो, तो अब आप दोनों चीजें एक साथ बताना। इमेज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज साइज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, एंड रियल एंड, क्योंकि नेगेटिव है। ये समझ आया आपको? ठीक है। तो अब आप मैग्निफिकेशन के बारे में ये सब जान चुके हो, ठीक है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। क्या क्या? ये 3 फॉर्मूले जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि वो h' दे देता है, v आपने मान लो यहाँ से निकाल लिया, या दे देगा वो u दे देगा, और आपको क्या निकालने के लिए बोलेगा? h। तो अगर 4 चीजें हैं इस फॉर्मूले में, h', h, v और u, तो इन 4 में से वो कितनी चीजें देनी पड़ेंगी उसे? 3, और चौथी वो निकलवाएगा। या ये भी हो सकता है वो 2 दे दे। क्या दे दे? 2। मैं कह रहा हूं उसने u दे दिया और f दे दिया केवल क्वेश्चन में, तो आप इस फॉर्मूले से पहले क्या निकाल लोगे? अब हमें 3 पता है, u, v और f, है ना। या मैं कह रहा हूं h' उसने दे दिया या h दे दिया, 3 चीजें वो हर हाल में आपको बता देगा, ठीक है। फिर उसके बाद बड़े आसानी से आप नेक्स्ट जो भी है वो निकाल पाओगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन में निकाल कर दिखाता हूं, तब बात समझ में आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं। एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में आपको एक क्वेश्चन नंबर 15 जो दिया हुआ है मैं उसको पढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है?
एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। आप केवल क्वेश्चन को सुनिए बस, ठीक है, और फिर देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करना था। उसने बोला एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज यानी ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक, ये दे दी उसने, मैं नोट करता जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट की हाइट दे दी उसने 7 सेंटीमीटर। अब फिर से पढ़ रहा हूं, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। एक ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के सामने रखा गया, कितना दूर? 27 सेंटीमीटर दूर रखा गया। तो ये क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है, ठीक है, तो ये हमें क्या दे दिया? u। और कॉनकेव मिरर के सामने रखा है, तो हमने मिरर भी नोट कर लिया कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक। अब आगे पढ़ रहा हूं, इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। क्या दे दिया? फोकल लेंथ दे दी, सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देंगे, फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दे दी। अच्छा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस शो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन। यानी कि आप बताओ एक स्क्रीन को कहाँ रखोगे कि उस पर एक इमेज, एक अच्छी इमेज बन जाए। यानी कि वो क्या पूछ रहा है? v, यानी इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है कि इमेज डिस्टेंस कितनी दूर होगी, वो क्या रहा होगा, ठीक है। और फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, साइज भी बताना है और नेचर भी बताना है। ये इंफॉर्मेशन है जो हमें क्वेश्चन से मिली है, ठीक है, ध्यान से सुनो। एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना है? ये कुछ कैसा रहा होगा, मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूं। देखो, ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, और यहां कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर रहा होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 27 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब मैं जो बात बताने जा रहा हूं वो किसी भी न्यूमेरिकल का डायग्राम बनवा सकता है आपसे बड़े आसानी से। देखो कैसे, फोकल लेंथ बताओ कितनी है? फोकल लेंथ 18 है, ठीक है, सब बच्चों ने कहा फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर है ये, ओके। बता सकते हो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी रही होगी? 36, डबल रही होगी ना, तो ये 36 सेंटीमीटर रहा होगा, ठीक है, यहां पर 36 सेंटीमीटर, ओके। अब ऑब्जेक्ट बताओ कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है? 27, तो बताओ ऑब्जेक्ट कहां पर है? बिटवीन सी एंड एफ, पता चल गया या नहीं? 18 से तो ज्यादा ही होता है 27, तो इससे तो आगे ही रखा होगा, है ना, और 36 से इधर रखा होगा, तो यानी कि यहां कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है, और कितनी दूर रखा हुआ है? 27 सेंटीमीटर, सॉरी 7 है तो मैं 7 लिखता हूं, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहां तक क्लियर है? तो हमें हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, कैसे पता चला, ये समझ में आया? मैंने सिर्फ फोकल लेंथ देख ली, फोकल लेंथ 18 है, तो मैं समझ गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर रहा होगा? 36 सेंटीमीटर। फिर मैंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखी कितनी दूर है। अगर मान लो वो कहता ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 42 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा होता? बियॉन्ड सी, सी के पीछे रखा होता, ठीक है। अगर वो कहता ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, 10 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी कि ये लेंथ तो 18 है ना, तो यहां से 10 सेंटीमीटर यानी कि यहां कहीं रखा है। ये समझ आ गया आपको? देखना कैसे देखते हैं, हालांकि आपको उसकी नीड नहीं है न्यूमेरिकल करते वक्त, लेकिन अगर एग्जाम में आ गया कि डायग्राम बनाकर दिखाओ तो आप बना पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हमने क्या लिख लिया? गिवन, जो हमें गिवन था। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है बताओ? फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है, इमेज की हाइट भी फाइंड करनी है। इमेज की हाइट क्या रही होगी? अब निकालें। अब निकालने से पहले ध्यान समझ लो कि क्वेश्चन को किया कैसे जाएगा। ये जितने भी यहां पर नंबर लिखे हुए हैं, इन पर सबसे पहले साइन कन्वेंशन लगाया जाएगा। सबसे पहले इनके आगे क्या लगाए जाएंगे? साइन, ठीक है। अब देखो साइन में लगाऊं, किस मिरर की बात हो रही है? कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव होती है,
बाकी सब, तो मैंने अपनी तरफ से क्या लगा दिया, ये ध्यान रखना। सिर्फ ये एक ऐसी चीज है जो गलत करते हैं बच्चे, ठीक है। आप वैल्यू उठाकर सीधा सीधा फॉर्मूले में पुट करने लग जाते हैं, नहीं, पहले साइन लिखो उनके। तो हमने, आपको समझ में आ गया वो जो मैंने साइन बताए थे उसका क्या यूज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट का वो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ के उसका डेटा कलेक्ट कर लो। डेटा कलेक्ट करने के बाद याद रखो कौन के मिरर का क्वेश्चन है, अच्छा सिर्फ H पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, सबके आगे माइनस लगा दो, ठीक है। अब इसके बाद आप फॉर्मूला यूज करो। हमें क्या निकालना है, V, और हमें U पता है और F पता है। V निकालना है और U और F पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मिरर फॉर्मूला, इसको हम मिरर फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। तो मैं मिरर फॉर्मूला लगाता हूं, 1/U प्लस 1/V इक्वल्स टू 1/F। अब ध्यान दीजिए, U कितना है, 27 नहीं, -27, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे -27, ओके, प्लस 1/V, ये हमें निकालना है, और 1/F कितना, -18, ठीक है। जो साइन वहां लगाए हैं वो यहां पर लिखना मत भूल जाना, नहीं तो क्या फायदा उनको लगाने का, वो साइन के साथ लिखा जाएगा ये, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, अब हमारा जो भी V का आंसर आएगा वो साइन के साथ ही आएगा, ऑटोमेटिकली उसका साइन वही आएगा। मान लो पॉजिटिव आया तो यानी कि V पॉजिटिव ही आना चाहिए था, नेगेटिव आया तो मतलब नेगेटिव ही आना चाहिए था। उसके साइन की आप टेंशन नहीं लोगे, किसके साइन की टेंशन लेनी है, जब आप पुट कर रहे हो वैल्यू तो जो पहले से गिवन है उनके साइन की बात है पहले से करनी है, ठीक है। अच्छा अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने का तरीका समझो, ध्यान दो। ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का 1/18, ये माइनस का 1/27, ये माइनस का है, उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये समझ आया, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद 1/V ऐसे ही, ठीक है। 18 और 27 एलसीएम कितना, बोलो 54, एलसीएम कितना आया 54, ठीक है। अच्छा 18 से कितने टाइम 3, बट कैसा, अरे माइनस है ना तो माइनस ही तो आएगा। 18 से कैंसिल हुआ कितने टाइम 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो कितना आएगा, मतलब -1 में कराओगे -3, ठीक है। प्लस 27 से कितने टाइम, ठीक है। अब इसके बाद 1/V ऐसे ही, ठीक है। माइनस का 3 और प्लस का 2 बताओ कितना, अरे मैं कह रहा हूं माइनस का 3 और प्लस का 2 कितना, और अपॉन में कितना 54, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूं, उल्टा क्या कर रहा हूं, मुझे 1/V का आंसर थोड़ी चाहिए, मुझे किसका आंसर चाहिए, V का, तो मैं इसको उल्टा कर रहा हूं। जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो इसको भी तो उल्टा करूंगा, तो यहां पर कितना आएगा 54, उल्टा कर दिया ये, ठीक है। और आगे क्या, ये हमारे पास V का आंसर आया, ठीक है। ये V क्या निकल कर आया है, हमारा डिस्टेंस निकल कर आया है, इमेज की डिस्टेंस, किसकी डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस, ठीक है। ये समझ आया आपको। अच्छा अब इसके बाद वो कह रहा है कि H' भी बताओ, इमेज की हाइट भी बताओ, तो वो कैसे बताएं सर, वो बहुत आसान है, हमने इस फॉर्मूले से V निकाल लिया। अब इसके बाद देखना, हमें क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है, V हमने निकाल लिया, U हमें गिवन है, तो हम ये निकाल सकते हैं या नहीं, इतना रिलेशन यूज करके, ठीक है। तो मैं ये रिलेशन यूज करता हूं, यहां पर लिखता हूं H' इक्वल होता है किसके, ठीक है ये। अच्छा अब देखिए ध्यान दीजिए, H' बताइए कितना है, निकालना है, ये हमें निकालना है। H कितना है, पॉजिटिव 7 सेंटीमीटर, कितना, ऑब्जेक्ट की हाइट ही पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा माइनस ऐसे, ठीक है। अब V कितना है, अब ये बताओ यहाँ 54 लिखोगे या -54 लिखोगे,
तो आंसर है सर ये जो माइनस है ना ये फॉर्मूले का माइनस है। किसका माइनस है? फॉर्मूले में है, बट मेरी जो v की वैल्यू है वो कितनी? माइनस का 54। ये ध्यान रखना, अगर मैं कह रहा हूं आंसर यहां प्लस का 54 आया होता तो वो माइनस कहीं चला जाता क्या? वो तो फॉर्मूले में है, तो यानी कि अगर प्लस का v है तो प्लस में रखेंगे, माइनस में है तो ये गलती मत करना कि वहां पर कुछ अपनी तरफ से ये वाला माइनस हटा दो। चलो एक माइनस तो पहले से है, दूसरा क्या करेंगे लगा के, ऐसा नहीं करना। हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद u की अगर हम बात करें तो u बच्चों कितना था? -27। ठीक है, अब ध्यान दीजिए माइनस से माइनस 27 से ये 2 टाइम, ठीक है। अच्छा, h डैश अपॉन 7 और इधर क्या बचा हुआ है? ये 7 इधर मल्टीप्लाई कराइए, सेंटीमीटर। ये निकल कर आ गई प्यारे बच्चों इमेज की हाइट। ठीक है, इमेज की हाइट। ओके, अब ये जो इमेज की हाइट का जो आंसर आया है वो कैसा आया है? अगर नेगेटिव आया है इस बात का मतलब नीचे बनी होगी, इन्वर्टेड बनी होगी, और इन्वर्टेड है तो रियल रही होगी, तो रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ये आपको समझ आ गया? ठीक है, तो आपने सब कुछ बता दिया, साइज बता दिया इमेज का, डिस्टेंस बता दी, और उसका नेचर भी बता दिया वो कैसा है। ओके, अच्छा, अब एक बार फिर से फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने के लिए, सिर्फ लाइट चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी न्यूमेरिकल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। सबसे पहले क्या नोट करो? फिर क्या नोट करो? जो हमें निकालना है। फिर गिवन और टू फाइंड के बीच का क्या? फॉर्मूला, रिलेशन। उसमें फिर क्या पुट कर दो? वैल्यू। वैल्यू पुट करने से पहले लाइट वाले चैप्टर में किसका ध्यान रखना है? साइन का। ठीक है, क्लियर है आपको? कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं हो सकता फिजिक्स के अंदर अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।